Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the bond and its lecture 3 part 2. So before beginning, this is a small introduction about myself. I'm Piyush Sharma. I'm here to help you for the competitive exam. Let's begin our lecture. सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो ये कि बॉन्ड है क्या। तो बॉन्ड जो है, अगर आप सिंपली वर्ड याद करें, बॉन्ड क्या होता है? किसी दो चीज़ के बीच में जुड़े हुए, जो उनको जितने अच्छे से जोड़ता है उसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। दो सरफेसेस को अगर किसी ग्लू से जोड़ा गया है तो कहते हैं इनके बीच का जो बॉन्ड है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लू, और जो ग्लू की स्ट्रेंथ है वही बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम आज बात करते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड में हम लोग किस बॉन्ड की बात करेंगे? ऑब्वियसली हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टील और कंक्रीट के बॉन्ड की। तो हमारा अजम्पशन क्या है? एज पर आवर अजम्पशन, स्टील बार्स टेक टेंशन एंड कंक्रीट अबव न्यूट्रल एक्सिस रेजिस्ट कंप्रेशन। ये हमारा एक सबसे पहला बीम का अजम्पशन रहा है। अच्छा, अब आपने ये सोचा कि अगर आपकी बीम ये रही, न्यूट्रल एक्सिस ये रही, इसके ऊपर का ले लिया और आपने यूडीएल किस पे लगाया है? यूडीएल लगाने का मतलब जो लोड आएगा वो किस पे आएगा? लोड आएगा सबसे पहले कंक्रीट की बीम पे। कंक्रीट की बीम एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, दैट इज हैविंग कंक्रीट एंड स्टील। तो कंक्रीट के थ्रू ही तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो स्टील के पास जा रहा होगा। ये स्पेसिफिक पॉइंट है। इसीलिए कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड है वो अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि कंक्रीट से स्टील पे जो स्ट्रेसेस है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाए और जो इनका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है वो साथ हो पाए। So as per understanding, concrete and steel act as one unit. It means concrete near steel must have same stress as that of steel. हमने क्या मान रखा है कि कंक्रीट जो है वो सारा के सारा स्ट्रेस उठा के स्टील को ट्रांसफ़र कर देता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है। एंड वी कैन सी द होल वर्ल्ड इज स्टिल एग्जिस्टिंग। इसका मतलब हमारा जो असम्पशन था वो सही है। तो आज भी आरसीसी के काम ऐसे ही हो रहे हैं, जिसमें हम सारी कैलकुलेशन देख चुके हैं कि सारा बस वो लेके चलते हैं और सब कुछ स्टील पे डाल देते हैं। तो स्टील पे पहुंच कैसे रहा है? आप एक जायज़ क्वेश्चन खुद से पूछो तो आपको समझ में आएगा, कंक्रीट के थ्रू ही पहुंच रहा है। उसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? बॉन्ड चाहिए। दिस टेंसाइल स्ट्रेस ऑन स्टील मस्ट हैव बीन पास बाय कंक्रीट थ्रू अ स्ट्रेस। ऑब्वियस है, कंक्रीट टू स्टील किसी ना किसी वे में जा रहा होगा। दिस स्ट्रेस इज टर्म्ड एज बॉन्ड स्ट्रेस। मतलब स्टील के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस फ्रॉम कंक्रीट कैसे आया होगा? थ्रू एक स्ट्रेस जिसको हमने नाम दिया है बॉन्ड स्ट्रेस। अगर आप लॉजिकली देखो, ये एक क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन ऑफ बीम का। इसमें एक मैंने कोशिश की है कि बना के दिखाऊं एक रीइंफोर्समेंट। अगर रीइंफोर्समेंट पे टेंशन लग रहा है तो यहाँ पे देखो ये टेंशन बनाया मैंने टी। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्टील का सरफेस है जिसके पास कंक्रीट चारों तरफ है उसके, वो उसको रेजिस्ट करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेस है ये बेसिकली टेंसाइल फोर्सेस के बराबर हो सकता है, या और कोई एक जो इफेक्ट है टेंसाइल फोर्सेस इंट्रोड्यूस होता है वो फ्लेक्सुरल के इफेक्ट्स होता है, उसके फ्लेक्सुरल के इफेक्ट ऑफ टेंसाइल इफेक्ट के बराबर जो है बॉन्ड स्ट्रेस हो सकता है। ये ज़्यादा बेटर सेइंग रहेगी हमारी। तो आपसे कोई पूछता है, ये तो मैंने सिर्फ सिंपली आपको सोचने के लिए बताया कि डेफिनेशन क्या है बॉन्ड स्ट्रेस की। आपको बुक्स में क्या मिलेगी? वो एडिशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील सो दे डोंट हैव अ रिलेटिव स्लिप। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप ना हो, एक के साथ एक बना रहे, कंपोजिट मटेरियल यूनिफाइड वे में वन यूनिट बन के एक्सटर्नल लोड को अच्छे से रेजिस्ट करे। उसके लिए क्या है टर्म यूज करनी है? बॉन्ड स्ट्रेस। और अब देखो यहाँ पे अगर टेंशन इधर आ रहा है किसी बार पे और इसके सराउंडिंग में जस्ट टू द सरफेस ऑफ स्टील बॉन्ड स्ट्रेसेस ऐसे आ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं है तो शेयर, बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस। और सरफेस के ऊपर कुछ भी होता है वो क्या होगा? शेयर होगा। बट वो शेयर जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस।
इट्स नॉट इन द क्रॉस सेक्शन, इट्स ऑन द सरफेस एंड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस बन गया। अब बात करते हैं सिंपली, ऑल्दो आप कह सकते हो डेरिवेशन है, बट 2 लाइन का डेरिवेशन है, बट इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा मैं क्या कह रहा था ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, फ्लेक्सुरल में मूवमेंट हमारे लिए ज़्यादा बड़ा सरदर्द है, मूवमेंट की वजह से ही टेंशन आता है, मूवमेंट की वजह से ही कंप्रेशन आता है, ये बात हमको क्लियर है। तो हमने लिख दिया कंप्रेशन इंटू जेडी यानी कि लीवर आर्म एंड टेंशन इंटू जेडी यानी कि लीवर आर्म, किसी भी सेक्शन 1-1 के लिए। अब सेक्शन 1-1 से 2-2 पे चले जाओ, 2-2 पे जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि यार 1-1 सेक्शन पे शेयर फोर्स दूसरा था, 2-2 पे कम हो गया, बट 1-1 के अबाउट बेंडिंग मोमेंट कम था, 2-2 पे ज़्यादा हो गया, तो चेंज हो गया। तो बेसिकली m प्लस डी एम इज़ द मोमेंट एट 2-2, दैट इज c प्लस डी सी इंटू लीवर आर्म एंड जे टी प्लस डी टी लीवर आर्म। तो कितना चेंज हुआ आप देख सकते हैं इन चीज़ को, आप कह सकते हैं डी एम इज इक्वल्स टू डी टी इंटू जे डी। तो मैं अब डी टी यानी कि स्मॉल चेंज इन टेंसाइल फोर्स कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंट डिवाइडेड बाय लीवर आर्म। सॉरी। सो दिस चेंज इन टेंशन फोर्स, यानी कि हम जब यहाँ से यहाँ गए, दिस चेंज इन टेंशन फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय बॉन्ड स्ट्रेस। ये बात तो आपको क्लियर हो ही चुकी है कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या कर रहा है, मोमेंट की वजह से आए हुए टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो छोटी सी लेंथ के अंदर वो कितना सा होगा, सपोज करो dx लेंथ ले लूँ, तो उसके अंदर वो कितना रेजिस्ट कर रहा होगा बॉन्ड स्ट्रेस। तो से बॉन्ड स्ट्रेस को मैंने लिख दिया टाउ बी डी, यहाँ टाउ बी डी को बॉन्ड स्ट्रेस से, आपका कोड भी टाउ बी डी पे रिप्रेजेंट करता है, तो मैं भी टाउ बी डी लिख रहा हूँ। तो बॉन्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होगा पाई इंटू डी, और अगर सपोज को 4, 5, 10 n नंबर ऑफ बार से n इंटू इसकी जो भी लेंथ है, अभी तो हम छोटे से dx की बात करते हैं तो dx कर देता हूँ, तो n इंटू पाई फाई इंटू डी एक्स, ये बॉन्ड स्ट्रेस हो गया। इसको बराबर होना है चेंज इन टेंसाइल स्ट्रेस के dx लेंथ के अंदर, वो भी बराबर कर दिया। तो यानी कि टाउ बी डी जो आया होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी डी एम बाई डी एक्स, ये यहाँ पहुँचा दिया और ये जे डी को इधर ले गया, मैं सब सॉल्व करके लिख दिया। और डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, शेयर फोर्स, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था हमने, तो हमने लिख दिया शेयर फोर्स। तो ले दे के बात ये हो गई है, और मैं यहाँ बता देता हूँ एक चीज़ और कि ये जो हमने लिखा था पेरीमीटर, पेरीमीटर अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, पेरीमीटर ऑफ स्टील, इसको हम समेशन ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो टाउ बी डी इज इक्वल्स टू डिज़ाइन शेयर फोर्स, यहाँ पे अब वर्ड्स में लिख देता हूँ, वर्ड्स में हमें याद रहता है। तो ये क्या हो गया, डिज़ाइन शेयर फोर्स अपॉन टोटल पेरीमीटर इंटू लीवर आर्म। So there you go. So this is VU divided by summation O total perimeter। आप अगर समेशन O याद ना रहो, बहुत सारे नोटेशन एक कोड घुसाता रहता है या हम लोग ही घुसा देते हैं को अपनी ईजीनेस के लिए, तो आप तो ऐसे ही लिख लो टोटल पेरीमीटर इंटू जे डी, आपको याद रहना चाहिए। लेने के बाद सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट दी लोड, ये टाउ बी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वी क्या है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, जैसे कि मैंने 1-1 पे दिखाया, 2-2 पे दिखाया, तो उसका डिज़ाइन स्ट्रेस उसी पॉइंट पे लूँगा। अब तो आप ये समझ ही चुके हो, शेयर स्ट्रेस समझा दिया है। ओके पेरीमीटर ये हो गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपने लेंथ बनाई थी dx लेंथ के लिए सोचा था, और सब घुसा घुसो के हम शेयर फोर्स पे पहुंच गए, करेक्ट। सो इवन फॉर अ स्मॉल लेंथ या बड़ी लेंथ हम कह सकते हैं टाउ बी डी को एक एवरेज वैल्यू दे दी गई है, अगर आप मैथमेटिकली समझे तो। यहाँ पे ये देखो टाउ बी डी इज फ्री फ्रॉम डी एक्स, यानी कि आप सोच रहे थे मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, जो भी कर दूंगा जीरो से एल वगैरह, वो नहीं दिख रहा है हमको। तो वी यू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा है अबाउट क्रॉस सेक्शन, और लीवर आर्म दिख रहा है। ये सब की सब चीज़ें अपने आप में एक कांस्टेंट टाइप है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। तो यानी कि टाउ बी डी देखा जाए तो एक तरीके से एवरेज ही हो गया है फॉर ओवरऑल लेंथ, जबकि
यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स बदल रहा होगा, उस बदलते हुए शेयर फोर्स के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर फोर्स कम है तो टाउ बी डी कम, यहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा है तो टाउ बी डी ज़्यादा, यहाँ पे शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देख लूँगा और सबके लिए बता दूंगा, सेफ हो गया डिज़ाइन, है कि नहीं है। सो आओ, एज पर कोड बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड शुड बी लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। अब देखो, अब तक आपने शेयर में देखा बार बार एक मैक्सिमम वैल्यू ठोकता रहता है कोड, उसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रेस के लिए भी कोड ने एक मैक्सिमम वैल्यू इंट्रोड्यूस की हुई है, और मैं आपको वो दिखाना भी चाहता हूँ किस तरीके से की है। कोड का जो मैक्सिमम लिखा है उसने, मैक्सिमम परमिसिबल, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा टाउ बी डी परमिसिबल, मैं अपने वर्ड्स इसमें परमिसिबल डाल रहा हूँ, ठीक है। कोड तो सिर्फ टाउ बी डी लिखता है, पर अपन यहाँ टाउ बी डी डेवलप्ड कैसे निकालेंगे, अपन इससे निकाल लेंगे, ये डेवलप होगा एक्चुअली, ये एक्चुअली हुआ तो मैं इसको डेवलप्ड कहूँगा, और जो ये परमिसिबल है इसको टाउ बी डी परमिसिबल कहूँगा, इससे हमें याद भी रहेगी चीज़ें, ठीक है। टेबल दी है क्लॉज, इसमें ये मेंशन किया हुआ है मैंने बकायदा, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है और डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी है कि इससे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेस नहीं दे सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, मैंने मार्क करा हुआ है, देखो यहाँ पे प्लेन बार्स लिखा हुआ है, आपको कुछ ना समझ में आए ना दिमाग में, इसको तुम Fe250 मान लो, कुछ भी नहीं, प्लेन बार मत है Fe250। अब इसने इस क्लॉज के साथ साथ इसने एक इनपुट भी दिया हुआ है कोड में, वो क्या है, फॉर डिफॉर्म्ड बार्स कमिंग टू IS 1786 these values shall be increased by 60%। अब ये क्या बकवास कर रहा है, या फिर फॉर द बार्स इन कंपरेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, ये क्या है, ये जो है ये भाई साहब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं Fe415 और Fe500 के लिए। सीधी सी बात ये है, आपको जो टेबल दी है ये Fe250 के लिए दी है, अब आप यूज़ कर रहे हो रियल लाइफ में Fe415 या Fe500, तो आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज करोगे। तो क्या करना है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये बात हो रही है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की, तो उसके लिए क्या करोगे, जो भी यहाँ वैल्यू आई है टाउ बी डी परमिसिबल किसके लिए मिलेगी, Fe250 के लिए मिलेगी, उसको 1.6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टेंशन का हो गया, और कंप्रेशन है तो उसको फर्दर 25% और इंक्रीज कर दो, यानी कि 1.6 इंटू 1.25, 1.6 क्यों, ये यहाँ पे गिवन है, 1.25 ये हो गया, और ऊपर से जैसे यहाँ से जो वैल्यू निकालो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, इसलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा सीधा सा, एंड ये रहा M20 Fe415, यहीं के यहीं हो जाएगा, फाइंड द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ताकि आपको समझ में आ जाए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। परमिसिबल के लिए टेबल गिवन है, किसके लिए गिवन है, प्लेन बार्स के लिए, यानी Fe250 M20 के लिए 1.25, सॉरी 1.2, तो टाउ बॉन्ड परमिसिबल है 1.2 फॉर प्लेन बार, मुझे तो Fe415 के लिए चाहिए यार, तो मैं क्या करूँगा, टेंशन के लिए 1.6 यानी कि 60% इंक्रीज कर दूंगा, तो 1.6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 1.2 इंटू 1.6, एंड फॉर कंप्रेशन इट हैज टू बी फर्दर इंक्रीज बाय 25% ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, यानी कि टेंसाइल रीइंफोर्समेंट अपने आप में कितना था, 1.2 इंटू 1.6 ये आ गया, इसको और 25% बढ़ा दो, यानी कि 1.25। ये बात आई समझ में, आई गई होगी अब तक तो। अब इससे एक बात आराम से सोचो, आपको थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड या कोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स, यानी कोल्ड टेस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, वो ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ से क्लियर हो रहा है मेरे को, ये भी क्वेश्चन बन के आ चुका है, ये बात लिख लेना। तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो ही गई है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है HYSD का वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू प्लेन फ्रेम, प्लेन कह रहा हूँ प्लेन स्टील बार्स का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझ में आ गया, लिख भी लिया। अब बात करते हैं, अगर जो हमने टाउ बॉन्ड डेवलप किया वो ज़्यादा आ जाए एज कम्पेयर टू टाउ बॉन्ड परमिसिबल, कोड ने जितना अलाउ किया है उससे ज़्यादा आ जाए डेवलप्ड में, तो क्या करूँगा मैं उसको, कैसे क्या चेंजेस करूँ कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे M20 के लिए मैक्सिमम अलाउड है टेंशन में 1.2 इंटू 1.6 फॉर Fe415, आपने निकाल लिया, तो या Fe250 ही ले लेते हैं फिलहाल,
एग्जाम्पल के लिए से 1.2 अलाउड है और आपका निकल के आ गया टाउ बॉन्ड डेवलपमेंट की वजह से जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा VU/σ/O/JD, इससे निकल के आ गया 1.9 से। अब यार तुम 1.9 1.2 से ज़्यादा है तो तुम्हारा तो फेल कर जाएगा, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, साफ साफ यहाँ रेड में जो लिखा है वो करना है, इंक्रीज द पेरीमीटर ऑफ बार्स, इंक्रीज द पेरीमीटर ऑफ बार्स विदाउट इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो कैसे, ऑल्दो मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया बट पूरा स्टेटमेंट ही है, इंक्रीज द पेरीमीटर ऑफ बार्स विदाउट इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूज स्मॉलर डायामीटर ऑफ बार्स फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। जी हाँ, यही करना है, याद कर लो, नीचे एग्जाम्पल देके अब बताता हूँ कैसे करते हैं। अ बीम है ऑफ साइज 300 by 500 mm इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मीटर, एल की वैल्यू दे दी, सब्जेक्टेड टू लोड इतना, सेल्फ वेट के बिना। द बीम इज प्रोवाइडेड विद 225 mm बार्स एट टेंशन फेस, M20 है, Fe415 है बॉन्ड के लिए चेक कर लो। लिमिटिंग सेक्शन यूज़ करने को बोला है, लिमिटिंग सेक्शन मतलब XU की वैल्यू ज़रूर इसने ये बोल दिया कि XU लिमिटिंग यूज़ कर लेना, मतलब अपन XU ना निकालना पड़े इसलिए। तो लाइव लोड गिवन था, डेड लोड निकालते हैं, 25 इंटू जो डेप्थ गिवन है 300 mm, ओवरऑल डेप्थ है 500 mm, वी फाउंड दिस, टोटल W आ गया। अब ये क्या है, लोड है, इसको क्या करना है, फैक्टर्ड करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर्ड हो गया यार, बिल्कुल सही। अब डिज़ाइन शेयर फोर्स निकालना है, वो क्या होगा, फैक्टर्ड लोड इंटू L/2, निकल के आ गया सर, ठीक है, VU निकल के आ गया। तो टाउ डेवलप्ड कितना होना चाहिए फॉर दिस गिवन एक्सटर्नल लोड, दैट इज 151.875 न्यूटन की पावर 3, क्यों, क्योंकि किलो न्यूटन था, न्यूटन में कर लिया। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर अबाउट अ क्रॉस सेक्शन, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बोला 2, यानी कि n की वैल्यू 2 दे दी है, पाई इंटू 25, 2 इंटू पाई इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म JD, तो वो लिमिटिंग सेक्शन के अबाउट हम देख सकते हैं, इट्स अबाउट 0.8 इंटू 450, 450 क्या है, D, इफेक्टिव डेप्थ 50 mm मान के चलो, तो D हो गया। यहाँ पे यार एक क्लियर कवर लिख देता हूँ, 50 mm माना है मैंने। तो इसको सॉल्व करने पे ये कैसे आया, बस ये बता रखा है मैंने कि अपन XU लिमिटिंग यूज़ किया है, तो इट कम्स आउट टू बी सॉल्व कर 0.8, ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 2.68, ओके सर। और हमारी टेबल क्या कह रही है हमारे लिए, हमने यूज़ किया है, हियर वी हैव यूज्ड M20, M20 के लिए मैक्सिमम परमिसिबल है 1.2 और Fe415 इंटू 1.6, तो 1.2 इंटू 1.6 इज 1.92, हमें रेजिस्ट करना है 2.68 और मैक्सिमम अलाउड कितना है 1.92, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा कि नहीं, यानी कि टाउ डेवलप्ड ज़्यादा होगा टाउ परमिसिबल से, तो फेलियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन ऊपर बताया सर आपने, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करना है, पेरीमीटर को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एरिया बताओ, 2 इंटू π/4 इंटू 5 यानी कि 25 mm का स्क्वायर, ये मिल गया। मैंने कहा छोटा बार यूज़ करना है, छोटा डायमीटर यूज़ करना है फॉर सेम एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, तो 981 हो गया। सपोज से मैंने n बार्स यूज़ की इंटू π/4, 20 का स्क्वायर, ठीक है सर, सॉल्व कर दो, n की वैल्यू 3.125, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.12 बार्स थोड़ी ना यूज़ करोगे, या तो 3 बार यूज़ करोगे या 4 बार यूज़ करोगे, तो मैं बोलूँगा 4 बार यूज़ कर लो, 4 बार यूज़ कर ली सर, ठीक है। अगर मैंने 4 बार यूज़ कर ली हैं फॉर दिस गिवन एरिया, तो मेरा नया एरिया क्या हो जाएगा, नया जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा गिवन डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस था डिवाइडेड बाय 4π20 मल्टीप्लाई बाय JD, तो इट कम्स आउट टू बी 1.678, अप्रॉक्सीमेटली 1.68, तो 1.68 तो 1.92 से कम ही है, तो क्या हो गया, सेफ हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यार अब आप तो चीटिंग कर रहे हो, पहले तो आपने बोला फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ भाई हमने क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम करने की कोशिश की थी ना, अब मेरी क्या गलती है इसमें, n की वैल्यू थोड़ी सी हम अब 3.5 या 3.12 थोड़ी ना बार बना सकता हूँ, 4 ही बार रखूँगा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर ही लोगे, दैट वुड बी लाइक पाई इंटू 20 का स्क्वायर, और
पाई इंटू 20 का स्क्वायर जो आएगा वो नियर अबाउट 1256 रहेगा। पाई इंटू 20 का स्क्वायर जो आ रहा है 1256.64 mm²। आप बोलोगे आपने तो कहा था सेम एरिया बढ़ा दिया। मैं कहा हाँ यार, एक्चुअल में हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सेम क्रॉस सेक्शन रखें। यहाँ हमारी मजबूरी है कि 4 कर दिया जाए। अगर सपोज करो यहाँ एग्जैक्ट 3 आ जाता ना तो मैं 3 ही लेता, उसको 4 नहीं करता। फिर यहाँ 0.3.1 आ गया तो 3.1 बार थोड़ी दे सकता हूँ, तो इसलिए 4 देनी पड़ी। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बट जब क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो तुम्हें क्या मार्क करना है? इंक्रीज द पेरीमीटर ऑफ बार कीपिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, कीपिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तो ये आपको मार्क करना होता है। तो ले दे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कई बार वो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, सिर्फ एक पोर्शन दिया दूसरा नहीं दिया। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन टू मेक स्टील सेफ इन बॉन्ड, मतलब जो हमने ऊपर किया बॉन्ड में सेफ्टी कैसे लानी है, क्या करोगे? रिड्यूस द डायमीटर ऑफ बार। अभी हमने दिखाया कि रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा। 25 से 20 तुम्हें नहीं मन कर रहा तो 18 ले लो, 16 ले लो, ठीक है ना। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स कीपिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। मेन फॉर्मूला यही है, मेन कंसेप्ट यही है, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स कीपिंग द क्रॉस सेक्शन सेम। अब आप रिड्यूस कर रहे हो डायमीटर और नंबर ऑफ बार्स बढ़ा रहे हो, तो अभी आपने देख ही लिया कि आपका पेरीमीटर क्या होगा। सपोज करो आपने यूज़ किया, से आप यूज़ करते हो, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, ओल्ड पेरीमीटर वो कितना था? 2 इंटू पाई इंटू 25, तो ये आपको मिल जाएगा 157.08 mm। और न्यू पेरीमीटर कितना है? मैं कहता हूँ 4 मत यूज़ करो, एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए, यूज़ तो 4 ही करना है बार, बट आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू तक को मैं उठाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नीचे जो अभी बोला, आ रही है बात समझ में? देखो इवन मैंने 3.12 यूज़ किया है, इसकी जगह क्या आना है, बल्कि 4 आना है, तो और बढ़ेगा। तो पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम भी रख रहा हूँ ना, तो भी पेरीमीटर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। आई होप मैंने अब मेरी बात क्लियर कर दी होगी जो मैंने यहाँ पे बोला। तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रख के क्या कर रहे हैं? पेरीमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो गाइज दिस इज व्हाट आई हैव इन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर आरसीसी एज थ्योरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को लेने की जो एसएससी, जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में आए हैं, जिनमें कुछ कंसेप्ट हो या कोई बात हो। ऑल्दो देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बॉन्ड से, अब आप समझ गए हैं छोटा सा पोर्शन है तो छोटे मोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट स्टिल जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ऑल्दो एक तो बहुत ही सिंपल है। इन आरसीसी मेंबर द बेस्ट वे टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड इज, बताओ कैसे निकलेगा? ऑप्शन ए, प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ लार्ज डायमीटर बार्स, प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर बार्स टू इंक्रीज क्लियर कवर एडिशनल स्टीयरअप। नहीं, सबसे बेस्ट कौन सा है? बी। अभी मैंने ऊपर दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सर्विस में आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विस का था वो बड़ा ये अटपटा सा था, बच्चों को परेशानी देने के लिए था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड रीइंफोर्सिंग बार एज पर कोड इन LSM। देखो ये अभी हम पढ़ेंगे, नीचे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, वो टाउ BD से रिलेटेड है। हमने जो पढ़ना है उसमें हम यहाँ पे 4 टाउ BD पढ़ेंगे। 4 टाउ BD किसके लिए होगा? ये FE250 के लिए होगा। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बस अभी ये समझ लो। सो यहाँ पे 4 आता है। अब इसको किसके लिए करना है? अब यहाँ किसी में ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टेंशन या कंप्रेशन से रिलेटेड जो रीइंफोर्समेंट है उनमें FE415 यूज़ कर रहा है। क्या करना है?
1.6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई 4 बाय 1.6 इट बिकम 6.4। तो हेंस बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है ये बॉन्ड का ही क्वेश्चन, डेवलपमेंट लेंथ का सिर्फ फॉर्मूला है, वो हम देख लेंगे। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं। व्हेन हाई yield strength deformed bars are used in place of mild steel in beam, the bond strength doesn't changes, increases, decreases or becomes 0। अब तो क्लियर है, इंक्रीजेस आ गया ना, अब तो क्लियर। अच्छा, अब एक गेट का क्वेश्चन है जो मेरे को लगा गेट में एक ढंग का क्वेश्चन है, या कहूँ बहुत ही एवरेज क्वेश्चन भी और बिलो एवरेज भी है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप शायद मिस कर जाओ। ये तो बहुत भला है कि इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, वरना ऑप्शन ना देता ये इसको कल को एक न्यूमेरिकल जो एंट्री वाला क्वेश्चन है, एनईटी जिसे कहते हैं हम, न्यूमेरिकल एंट्री करते हैं, वो वाला क्वेश्चन बना देता तो गड़बड़ हो सकती थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंसीडर अ बार ऑफ डायमीटर d embedded in large concrete block shown in the adjoining figure with the pull out force P being applied। P अप्लाई किया गया है इस रॉड के ऊपर। ये रॉड क्या है? स्टील की बार है, ये एम्बेड है। कॉन्क्रीट का यहाँ से ख़त्म हो गया और उसके बाद बार बाहर निकली हुई है और उसके ऊपर P लोड लगा रहे हो। लेट सिग्मा बी, सिग्मा एस टी बी बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन बार एंड कॉन्क्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बार। मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा एस टी है और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो है सिग्मा बी। करेक्ट। इफ द ब्लॉक डज नॉट फेल, ब्लॉक फेल नहीं हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, एक बात बताओ कि ये ब्लॉक फेल कब करेगा? ये ब्लॉक तब फेल करेगा या तो बॉन्ड में फेल कर जाए, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो फेल कर जाए, या तब फेल करेगा कि बॉन्ड तो अभी भी बहुत स्ट्रांग है बट ये स्टील बार जो यूज़ किए बहुत वीक है, ये इसको खींचा यहाँ से, इसमें परमानेंट सेट आ गया। यानी कि एक तरीके से ये जो स्टील का क्रॉस सेक्शन है इसको भी पी लोड जो है वो रेजिस्ट करना है। बस यही इसका कंसेप्ट था और मुझे यही बताना था। वैसे आंसर देख के तो आप समझ जाते, बट मुझे लगा अगर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ इसको चेक करोगे, इसको नहीं करोगे, बट आपको ये दोनों चेक करने हैं। स्टील एज अ मटीरियल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इनका बॉन्ड स्ट्रेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेस लगा देते हैं, सिग्मा बी इंटू पाई डी एल, ये तो ऑब्वियस है, और स्टील का सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो इन दोनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या है? सी। यहाँ मैंने लिख दिया है सी। तो ये वो सारे कंसेप्ट थे, न्यूमेरिकल थे, जो कि बॉन्ड चैप्टर के अंदर आने चाहिए थे। तो अगली बार हम अब डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सजेशन हो, अच्छा भी लगता है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर भी करो, अच्छा लगेगा, और थोड़ा मोटिवेट करो मुझे भी कि मैं और ज़्यादा दिल से ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।